हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 4 में हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। हुक्स लॉ का यूज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की कैलकुलेशन करने में किया जाता है। अब यदि हम किसी स्प्रिंग की बात करें तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। जितना ज़्यादा हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यदि ज़्यादा होता है मीन्स हम स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचते हैं तो उस स्प्रिंग पर रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा लगता है। तो हुक्स लॉ कहता है कि स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा साथ ही रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। रीस्टोरिंग फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट x है। तो यहाँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा जिसे हम k से रिप्रेजेंट करेंगे। तो F इक्वल टू हो जाएगा k x के बराबर। k यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। फोर्स कांस्टेंट किसी भी स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यदि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो उसमें जब मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है तो उससे स्प्रिंग के समान उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। मीन्स मॉलिक्यूल में भी स्प्रिंग की तरह डिस्प्लेसमेंट होता है और रीस्टोरिंग फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यदि हम किन्हीं दो एटम्स के बीच बनने वाले सिंपल बॉन्ड की बात करें तो यह एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। अब जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो जिस प्रकार स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है उसी प्रकार फोर्स कांस्टेंट किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र करने में यूज़ होता है। या हम कह सकते हैं कि एटम्स के बीच जो बाइंडिंग फोर्स होता है उसको हम फोर्स कांस्टेंट से मेज़र करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि किसी भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है
उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हुक्स लॉ के बेसिस पर डिराइव किया गया है। यहाँ जो न्यू बार है इसे हम वेव नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। म्यू जो है रिड्यूस्ड मास है जिसकी वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होती है। म्यू को हम रिड्यूस्ड मास क्यों कहते हैं, तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी स्प्रिंग में दो ऑब्जेक्ट अटैच्ड होते हैं बोथ साइड। एक स्प्रिंग है, इसकी दोनों साइड दो ऑब्जेक्ट अटैच्ड होते हैं। एक का मास m1 है और दूसरे का m2 है। यदि स्प्रिंग किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है, सपोज m1 है और m2 है, और स्प्रिंग अब सपोज m1 डायरेक्शन में मूव करती है, तो m2 का जो मास होगा वो एक्चुअल मास से कम आएगा, क्योंकि स्प्रिंग m2 को m1 की तरफ खींच रही होती है। इसीलिए इसे हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। m1 और m2 जो है वो एटम्स का ग्राम में वेट है। के फोर्स कांस्टेंट है जिसका मान सिंगल बॉन्ड के लिए अप्रोक्सीमेट 5 × 10⁵ ग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए ये वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाती है। सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन है जिसकी वैल्यू 2.998 या हम इसको 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हम मान के चलते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है या वेव नंबर की जो वैल्यू है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है और रिड्यूस्ड मास पर डिपेंड करती है, के और म्यू पर। यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है या फिर रिड्यूस्ड मास जो है वो डिक्रीज होता है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती जाती है। यहाँ हम किसी भी CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए के की वैल्यू, चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो के की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर m1 और m2। ये मास, ये ग्राम में है दोनों के मास, तो न्यू इक्वल टू होगा 1/2π √k/μ होता है, और ये म्यू की वैल्यू दे रखी है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से 1/2π है तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो ये 7/22 यहाँ लिख देंगे हम, और 2 है, और ये वैल्यूज हमने लिखी k की, और ये m1 और m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू। इस प्रकार से हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की। अब जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेव नंबर में। तो वेव नंबर इक्वल टू होगा ν/c के बराबर, ये आप जानते हैं। तो जो भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है उसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगी वेव नंबर की वैल्यू, वेव नंबर की वैल्यू। मीटर प्रति मीटर में है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इस प्रकार से हमने हुक्स लॉ के आधार पर किसी भी CH स्ट्रेचिंग की
जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर को हमने कैलकुलेट किया। अब हम देखेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो किन किन फैक्टर से वेरी करती है। वेरिएशन इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ से किस प्रकार से प्रभावित होती है या वेरी करती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़। तो हम जानते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमने देखा था न्यू √k/μ करके हमने लिखा था। तो k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विल अपीयर एट हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ द ईदर अ डबल और ए सिंगल बॉन्ड। यानी सिंगल बॉन्ड से जैसे आप डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाती है। उसका कारण है यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, चूँकि सिंगल से डबल जाएंगे, डबल से ट्रिपल की तरफ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाता है, k का मान बढ़ता जाएगा। और बिकॉज k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, देयरफॉर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। सेकेंड हम देखेंगे मासेस का, कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एट द एंड ऑफ द बॉन्ड। अब यहाँ पर हम CH बॉन्ड की बात करें, CC की करें, CO, देन CL और CBr एंड CI। यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन C, देन O, देन CL, देन Br, देन I। तो इनके जो मासेस हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो जैसे जैसे इनकी मासेस इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मास है, CCl, देन CBr, देन CCl, देन CO, देन CC एंड CH। यहाँ पर ये जो एटम का जो मास है वो कम होता जा रहा है, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ती जाती है। थर्ड हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि आप जानते हैं कि Sp इज ग्रेटर देन Sp2 देन ग्रेटर देन Sp3 इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, या हम कह सकते हैं K। जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ या फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी उसी रेस्पेक्ट में बढ़ती जाती है। Sp जो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा, सपोज हम कार्बन कार्बन की बात करें तो जो Sp हाइब्रिडाइज्ड है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर जो होगी वो भी सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद Sp2 की होगी और उसके बाद लास्ट में Sp3 की होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला कि वाई C डबल मोड C स्ट्रेचिंग इज एक्सपेक्टेड टू अब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी देन CC स्ट्रेचिंग। तो नाउ इट इज वेरी सिंपल, इट इज ड्यू टू द हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। तो बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा, इसीलिए C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग की जो वैल्यू होगी वो C सिंगल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग से ज़्यादा होगी। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन इज OH स्ट्रेचिंग एब्जॉर्ब्स एट हायर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द CC बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर OH और CC को कंपेयर किया गया है, तो इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ द रिड्यूस्ड मास फॉर OH एज कंपेयर टू द CC बॉन्ड। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे किससे? रिड्यूस्ड मास से। थर्ड इसी प्रकार से देखिए कि OH टू अब्जॉर्ब एट हायर फ्रिक्वेंसी एज कंपेयर टू FH। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है कि OH उसको अब्जॉर्ब करना चाहिए FH से हायर पर, बट जो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये जो FH जो अब्जॉर्ब करता है वो OH के कंपैरिजन में हायर फ्रिक्वेंसी पर अब्जॉर्ब करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। गिव फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा है 10 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ CC डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन मीन्स M1 की वैल्यू भी 12 है और M2 की वैल्यू भी 12 है। और आपको फाइंड आउट करना है वेव नंबर, K की वैल्यू दी हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दे रखा है। कार्बन जो है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट में है, AMU में। तो हमें जो रिड्यूस्ड मास मिलेगा वो एटॉमिक मास यूनिट में मिलेगा। जब किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ग्राम में दे रखा होता है तब तो आप सीधा लिखेंगे, लेकिन अगर एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ होता है तो हम उसको चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे कि चूँकि आप जानते हो कि 1 ग्राम को हम एवोगैद्रो नंबर के बराबर एटॉमिक यूनिट होती है 1 ग्राम। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम में 6.023 × 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट होती है। यानी 1 ग्राम को हम 1 एवोगैद्रो नंबर या हम एवोगैद्रो नंबर के बराबर मान लेते हैं। मीन्स 1 ग्राम इक्वल टू हो गया 1 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करेंगे किसमें? ग्राम में। तो यहाँ पर 6 AMU है तो हम इसको 6 AMU को डिवाइड कर देंगे 6.023 × 10⁻23, यानी इसको हम एवोगैद्रो नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम एटॉमिक मास यूनिट को हम एवोगैद्रो नंबर से डिवाइड कर लेते हैं तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाता है ग्राम में। तो इस प्रकार से AMU को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। आप कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद बस फिर तो एकदम सिंपल है। 2π C की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और म्यू रिड्यूस्ड मास है वो आपने निकाल लिया है। तो इस प्रकार से ये सभी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वेव नंबर का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि द रिड्यूस्ड मास ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज दिस। kg में दे रखा है रिड्यूस्ड मास और उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी दे रखी है और हमें फोर्स कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए म्यू की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है। अब आपको इसमें म्यू M1 M2 से नहीं निकालना। न्यू बार वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, तो आप जानते हैं कि न्यू बार इक्वल टू 1/2πc √K/μ। और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू। तो चूंकि ये अंडर रूट में है तो आप इसको पूरे को स्क्वायर करेंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा, इसको ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर C² और म्यू क्योंकि अंडर रूट में है तो ये म्यू हो जाएगा, इसका अंडर रूट स्क्वायर करने के बाद म्यू और न्यू बार स्क्वायर। इस प्रकार से हम K की वैल्यू, बाकी सभी मान आपके पास हैं, पाई है, C है, म्यू है, न्यू बार है, सभी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो आपको ये न्यूटन प्रति मीटर में आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्स कांस्टेंट दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसके बाद मीन्स के की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर में, और आपको कैलकुलेट करना है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स में, और इसके एटॉमिक मासेस दे रखे हैं कार्बन के केजी में और ऑक्सीजन के भी केजी में। तो इस प्रकार से बस आपको ध्यान रखना है कि एमकेएस सिस्टम है या सीजीएस सिस्टम है, यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको वो फॉर्मूला अप्लाई, उसको यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर में दे रखा है और ये केजी में दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। रिड्यूस्ड मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों मान आपने रखे और इस प्रकार से हमने रिड्यूस्ड मास को हमने कैलकुलेट किया, वो केजी में आ गया। देन न्यू बार आपने निकाला 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू करके, के की वैल्यू हमें सीधा दे रखी है 1840, ठीक है। इसको हमने न्यूटन प्रति मीटर में दिया हुआ है, तो ये 1840 और की वैल्यू ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, और उसके बाद ये वैल्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू है, म्यू का मान आपने रखा, सारे मान को आप यहाँ पर रख देंगे, तो इस प्रकार से हमें जो आंसर्स प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए ये न्यू बार फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पता लगी हमें, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हुक्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हुक्स लॉ और उससे रिलेटेड सारे वेरिएशंस ऑफ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और हमने कुछ कैलकुलेशंस भी देखी। तो ये आपका कंप्लीट पार्ट हो गया हुक्स लॉ का। थैंक यू वेरी मच।